हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था आवेश के बारे में और आवेश के गुण के बारे में, चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। तो उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास सेकंड में। तो अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, तो आपको इस क्लास के बाद कूलॉम्स लॉ में और जिसको कूलाम का नियम कहते हैं, विद्युत क्षेत्र और जो न्यूमेरिकल हैं इससे रिलेटेड, उसके बारे में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसी फिजिक्स पढ़ाऊंगा जो आपको दीवाना बना दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम लोग आपको सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में, न्यूमेरिकल्स के बारे में। न्यूमेरिकल्स कौन से, जो पहले मैं करा चुका हूँ आप लोगों को। कूलाम का नियम नहीं बताया था, उससे पहले मैंने बताया था आपको आवेश के बारे में, तो कुछ न्यूमेरिकल रह गए थे, तो उसके सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। तो ये आप लोगों के जो क्वेश्चन मैं बता रहा था कि आप लोगों को न्यूमेरिकल कराने हैं, जो कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को टॉपिक, उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल कराना था वो ये न्यूमेरिकल हैं। और यहाँ पे जो भी मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ आपको, वो पिछली बार बोर्ड में सीबीएसई में एक दो बार नहीं कई बार आए हुए हैं वो हैं। आप इसको सर्च भी कर लेंगे, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन बैंक में आप अगर देखेंगे तो आपको ये दोनों क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं यहाँ पे कराऊंगा सब मिल जाएंगे। और आप लोगों को एक बात बताऊँ, जो भी पेपर में सवाल आता है वो 100% रिपीटेड ही सवाल होता है। रिपीटेड का मतलब ये है कि हो सकता है नंबर चेंज हो जाए, लेकिन बोर्ड और सीबीएसई में नंबर भी सेम रहता है। तो जो सवाल यहाँ पे करा दिया गया है वो समझ लीजिए 100% आपके लिए बिल्कुल रेलेवेंट सवाल है, वो पक्का आने वाला है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इन दो क्वेश्चंस को। जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया है, किसी धातु के गोले को 1 कूलाम धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे या उसको देने होंगे। तो मान लीजिए कोई ये धातु है, ठीक है ना। अब इसको हमको धनावेशित करना है, मतलब प्लस चार्ज लाना है। प्लस चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, माइनस। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं तो उस पर क्या कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तभी तो उस पर प्लस आवेश आता है। कल मैंने आप लोगों को बताया था, जब अगर हम किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर माइनस चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और उस पर प्लस चार्ज आता है, धनावेशित चार्ज आता है। तो धनावेशित करना है तो मतलब इसमें ये तो पता चल गया हमको कि इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, तब इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे उसके लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। ऐसा कोई आप लोगों को फॉर्मूला पता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती हो? बिल्कुल पता है। क्या फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, जहां पे N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यही तो आपको निकालना है सवाल में कि कितने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालने होंगे। तो चलिए देखते हैं। अब Q क्या है, कुल आवेश। कुल आवेश कितना हो जा रहा है, 1 कूलाम, तो यहाँ पे 1 रख दिया हमने। N हमको निकालना है तो N की जगह पे N रखेंगे। E क्या होता है, E होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये आपको याद रखना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब देखिए ये चीज़ मल्टीप्लाई में है, ये पूरी चीज़, और ये इसको हमको N निकालना है। N को यहाँ रखेंगे, बाकी सारा नंबर इधर लाएंगे। तो ये जो मल्टीप्लाई में है ये इधर आने पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये 1 है, ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 1.6 10 की पावर माइनस का 19 इज इक्वल टू N। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यही निकालनी है। अब ये 10 की घात माइनस 19, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो आपको पता है अगर कोई भी पावर माइनस में है तो ऊपर जाने पर वो प्लस हो जाती है, प्लस में है तो माइनस हो जाएगी। तो ये 10 की पावर 19 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1.6। यहाँ पे 1 लिखे दे रहे हैं। 10 की पावर 19 का मतलब, सॉरी 10 की पावर 19 है। 10 की पावर 19 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 1 कर दिया हमने, 1 पहले से ही था यहाँ पे। अब देखिए, अब आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है। मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन कैसे फास्ट होती है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ 16 लिखेंगे, नीचे ऊपर 10 है तो 10 लिखेंगे और इसको डिवाइड करने लगेंगे। आसान तरीका बताता हूँ, देखो डिवाइड करने में क्या होता है, अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला नंबर छोटा है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, हर अगर छोटा है और अंश बड़ा है तो डिवाइड करना आसान होता है। तो एक काम कर सकते हैं ना, अगर हम यहाँ पे 10 की जगह 100 कर दे तो डिवाइड करना कितना आसान हो जाएगा। 16 छंग 96, 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो इसको हम 100 नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे पास तो हमारे पास में 0 की तो बहुत अधिकता है, तो यहाँ से एक 0 डाल लेके इधर कर लेते हैं हम। चलिए करते हैं। यहाँ पे एक 0 ले लिया तो ये 100 हो गया, और ये मल्टीप्लाई 10 की घात 19 थी तो एक इधर ले लिया तो 18 हो गई, अपॉन में 6 हो गई, ये 16 हो गई। अब 16 से इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो 16 छंग क्या होता है, 96। 96, 4 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 16 दूना 32 होता है, 16 3 48 ज़्यादा हो जाएगा, 16 दूना 32 काफ़ी है इतना लिखने के लिए बस। और 10 की पावर 18, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। 6.2 इंटू 10 की पावर 18, मतलब 6 2 उसके बाद में 17 इलेक्ट्रॉन और
17 जीरो और इतने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, तब उस धातु के ऊपर कितना आवेश आएगा, प्लस का 1 कूलाम आवेश आएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। इसको नोट करिए आप लोग सवाल को, और अपने आप से भी करने की कोशिश करिए इस तरह के सवाल। तो चलिए आपको अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, तो देखिए समझिए इसको। लिखा है किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन अन्य पिंड में ट्रांसफर होते हैं। स्थानांतरित का मतलब ट्रांसफर। ये कोई चीज है और ये कोई दूसरा पिंड है। यहां से क्या हो रहा है, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड निकल रहे हैं। क्या हो रहे हैं, प्रति सेकंड निकल रहे हैं। मतलब ये नहीं कि एक ही बार सिर्फ निकले, हर सेकंड निकलते ही जा रहे हैं वो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे इसमें जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 कूलाम आवेश स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, तो कहा है इसको 1 कूलाम आवेश हमको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। 1 कूलाम आवेश ट्रांसफर करना है तो कितना टाइम लगेगा। तो अच्छा ये बताओ पहले हमको, अगर हम ये पता लगा लें कि कितने इलेक्ट्रॉन टोटल ट्रांसफर हो रहे हैं, अगर हम ये पता लगा ले कितने टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और तुमको पता है 1 सेकंड में जो है 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो टोटल समय आ जाएगा। कैसे, देखो अगर हम तुमसे एक एग्जांपल के तौर पर बात बताएं कि टोटल हम 50 रुपए खर्चा कर रहे हैं। कितने रुपए खर्चा कर रहे हैं, 50 रुपए खर्च कर रहे हैं टोटल, ठीक। 50 रुपए खर्च और हर मिनट 1 रुपए खर्च कर रहे हैं, हर मिनट 1 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो कितना टाइम लगेगा खर्च करने में, टोटल 50 रुपए खर्च कर रहे हैं और हर मिनट, प्रति मिनट कितने रुपए खर्चा कर रहे हैं, 1 रुपया। तो कितना रुपए का कितना टाइम लगेगा, 50/1 करोगे तो मतलब 50 मिनट में टोटल खर्चा हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर हमको टोटल पता चल जाए, ये प्रति सेकंड है, ये पर सेकंड जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं प्रति सेकंड। तो अगर हमको, और 1 कूलाम आवेश टोटल ट्रांसफर हो रहा है, अगर हमको टोटल ये पता चल जाए कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे उसको इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो चलिए 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकाल लेते हैं। कैसे, फॉर्मूला पता है आपको, Q बराबर N × E, ठीक है। Q कितना है, 1 कूलाम, N कितना है निकालना है तुमको, कितने इलेक्ट्रॉन, E कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस का 19। तो यहाँ से N बराबर क्या आ जाएगा, ये 1 है और ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। अच्छा ये देखिए, अभी हमने इस सवाल में यही तो आया था, ये वाले सवाल में, तो अभी हमने ये सॉल्व ही किया है आप लोगों का, तो यहीं पे लिख देते हैं हम लोग। चलिए तो N बराबर कितना आ जाएगा आपका, अभी यहाँ पे हमने सॉल्व किया, वही चीज तो सेम है। देखिए 1/1.6 × 10 की पावर माइनस 19, तो वही चीज ये भी है। तो N बराबर कितना आ जाएगा, 6.2 × 10 की पावर 18, यही आ जाएगा, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम में। तो मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन इतने स्थानांतरित हो रहे हैं, और प्रति सेकंड कितने स्थानांतरित हो रहे हैं, प्रति सेकंड जो स्थानांतरण हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन का। तो एक सो दैट, तो तुमसे पूछा गया है कितना टाइम लगेगा, मतलब टोटल इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और हर सेकंड कितना हो रहा है, इतने हो रहे हैं। तो टाइम कैसे निकालोगे, तो कुल समय जो आएगा वो हमारा टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन आए हैं, टोटल कितने आए हैं, ऊपर टोटल आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और नीचे पर सेकंड इलेक्ट्रॉन, जो हर सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो हमारा क्या निकल जाएगा, टाइम, और टाइम किस में आएगा, सेकंड में, क्योंकि तुमने पर सेकंड रखा है तो आंसर भी क्या आएगा, सेकंड में ही आएगा तुम्हारा। टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 6.2 × 10 की घात 18, और प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 10 की घात 9। तो ये 10 की घात 9 ऊपर जाएगा, ये 10 की घात 18 से कट जाएगा, 10 की घात 9। तो तुम्हारे पास में समय कितना आएगा, 6.2 × 10 की पावर 9 सेकंड, ठीक है। इतने सेकंड, बहुत ज्यादा सेकंड हो गए तो सालों में आ गई, साल बता रहे हैं, घंटों में हो सकती है बात आ जाए, या बहुत ज्यादा आ जाए। तो इसको तुम अगर चाहो तो मिनट में, घंटों में बदल सकते हो। मिनट में बदलना है सेकंड को तो क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे। घंटे में बदलना है तो क्या करोगे, 60 में 36 से 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इतना ही आंसर काफी है तुम्हारा लिखने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है, 1 कूलाम, तो 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमने निकाल लिया। अभी हमने यहां से निकाला था इस फॉर्मूले से, N बराबर इतना, मतलब 1 कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन टोटल ट्रांसफर हुए हैं और 1 सेकंड में इतने हो रहे हैं, तो टोटल कितना समय लगेगा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है और 1 सेकंड में कितने ट्रांसफर हो रहे हैं वो डिवाइड कर दिया हमने। 6.2 × 10 की पावर 9 सेकंड लगेंगे टोटल इधर से इधर 1 कूलाम आवेश ट्रांसफर होने में। तो ये दोनों सवाल थे जो किस पर रिलेटेड थे, Q बराबर NE वाले पे, और ये सब बोर्ड में आए हुए हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, कूलॉम फोर्स के बारे में, ठीक है। हाँ, तो ये है हम लोग कूलाम का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 100% आता है कूलाम का नियम। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं काफी ज्यादा, और इसका बारे में थ्योरी भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है
कूलाम का जो नियम है वो किस पर आधारित है, वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है अभी हमने आपको जब आवेश के बारे में मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था अगर दो आवेशों को पास पास रखते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, अगर वो सेम तरह के आवेश है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, एक दूसरे को वो दूर भगाते हैं। और अगर एक प्लस आवेश है और एक क्या है, माइनस आवेश है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो वो जो आकर्षित करना हो गया या प्रतिकर्षित करना हो गया, वो कितने बल से प्रतिकर्षित करते हैं, किस मात्रा में प्रतिकर्षित करते हैं, उसी के बारे में बताया था कूलाम ने। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखिए, पहले आप लोगों को मैं बता चुका हूं, ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, जितना मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सिर्फ उतना ही कॉपी और पेन लेके बैठिए और करिए। उसके अलावा जो भी नोट्स है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल की, वहां पे पीडीएफ अच्छे से आपको दी गई है, वहां से नोट कर लीजिएगा, और बाकी जो यहाँ पे लिखा जा रहा है वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आपको बताते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम ने ये बताया कि अगर दो आवेश पास पास रखे हैं, तो मान लिया कि अगर एक आवेश Q1 है और एक आवेश क्या है, Q2 है, ये पास पास रखे हैं, r दूरी के ऊपर रखे हैं, कितनी दूरी पर, r दूरी पर, तो जाहिर सी बात है पहला आवेश दूसरे पर भी बल लगाएगा और दूसरा आवेश पहले पर भी बल लगाएगा, ठीक है। अभी हमने मान के चला है दोनों प्लस में आवेश है, एक प्लस में हो सकता है, एक माइनस में हो सकता है, दोनों माइनस में भी हो सकते हैं। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि एक प्लस में आवेश है और एक क्या है, दूसरा भी आवेश प्लस में है। तो पहले वाला आवेश, सबसे पहले आप लोगों को दिशा बता देते हैं, आवेश की दिशा, सॉरी जो बल लगेगा इनके बीच में, बल की दिशा क्या होगी। सबसे पहले अगर हम Q1 की वजह से Q2 पर बल निकालें, तो जिस लाइन में ये दोनों मिल रहे हैं, जिस लाइन में ये दोनों है Q1 Q2, तो Q2 पर Q1 के कारण जो बल लगेगा वो इसी लाइन से होते हुए इससे दूर भगाएगा, क्योंकि आपको पता है प्लस वाला प्लस को क्या करता है, दूर भगाता है। तो जो F लगेगा, बल लगेगा, वो इससे दूर की तरफ लगेगा। इसी तरह से अगर हम Q1 पर बल की बात करें, तो वो इसी लाइन में मिलाते हुए, इसी लाइन को मिलाते हुए, इसकी वजह से इस पर जो बल लगेगा ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा, इसी लाइन में दूर भगाएगा। तो ये दोनों F बराबर होंगे हमेशा, Q1 के कारण Q2 पर बल और Q2 के कारण Q1 पर बल जो होगा हमेशा बराबर होगा। इसको डिनोट करने का एक तरीका भी होता है, इसको बोलते हैं F21, मतलब 2 पर बल, दूसरे नंबर वाले पर बल किसकी वजह से, पहले वाले की वजह से, तो इसको बोल दिया F21। इसी तरह इसको बोलते हैं F12, इसका मतलब पहले वाले पर बल किसकी वजह से, दूसरे की वजह से, ये दोनों बराबर होंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा F का, तो वो बताता हूं मैं। पहले तो आप लोगों को बता देता हूं, F12 और F21 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और मान लिया ये F के बराबर है, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो ऑप्शन कूलाम ने ये बताया कि जो दोनों के बीच में बल लगेगा F, वो क्या होगा, वो समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा, पहले आवेश और दूसरे आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा, मतलब Q1 मल्टीप्लाई Q2 इनके समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर Q1 की मल्टीप्लाई Q2 इसका मान बढ़ रहा है तो बल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर Q1 मल्टीप्लाई Q2 कम है तो F भी क्या होगा, कम होगा। इसी को बोलते हैं समानुपाती, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, दूसरी बात ये बताई इन्होंने कि जो दोनों के बीच में लगने वाला बल है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी, घटेगी, और अगर एक चीज घट रही है तो दूसरी क्या होगी, बढ़ेगी। तो वही बताया गया है कि जो दूरी है दोनों आवेशों के बीच में, अगर इसका स्क्वायर बढ़ रहा है तो ये घटेगा बल, अगर इसका स्क्वायर घट रहा है तो ये बढ़ेगा। तो समानुपाती का निशान ये होता है, व्युत्क्रमानुपाती में 1 हो जाता है। अगर 1 r² है, मतलब अगर r² बढ़ रहा है तो बल घटेगा, अगर r² घट रहा है तो बल बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर दो आवेश पास पास रखे हैं तो बल ज्यादा लगेगा, दूर दूर रखे हैं तो बल क्या लगेगा, कम लगेगा। अब इतना ही बताया था इन्होंने। अब देखिए क्या होता है, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम मिला ले तो F बराबर हो जाएगा आपका, F इस प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्ट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर देखिए ये तो जाहिर सी बात है हो गया समानुपाती, मतलब इसको इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हमने क्या कर दिया है, एक साथ लिख दिया है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया। जब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ लिख दिया है तो ये आ गया। अब देखिए आप लोगों को साइंस में, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, कहीं भी अगर प्रोपोर्शनल का निशान लगा है, समानुपाती का निशान कहीं भी लगा है, तो समानुपाती का निशान हटता है तो किसका निशान आता है, बराबर का निशान आता है, इक्वल का निशान आता है। कैसे आता है, इसको हम इधर लिख लेते हैं। अगर ये F बराबर है, ये प्रोपोर्शनल का निशान था, ये हटेगा तो एक इक्वल का निशान आएगा। और एक चीज और ध्यान रखो, कभी भी अगर समानुपाती का निशान हटा के इक्वल का निशान लगाओगे तो वहां पे एक कांस्टेंट भी आता है, एक नियतांक भी आता है। तो इस फॉर्मूले में जो नियतांक आता है उसको बोलते हैं हम K,
क्या बोलते हैं, के, और ये Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर रहेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो के आया है नियतांक, ये कैसे पता चलता है। इसको पता करने का कोई नियम नहीं है कि के आएगा या क्या आएगा, ये तो एक्सपेरिमेंट जब किए जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट से ही इसकी वैल्यू आती है। किसकी, नियतांक की वैल्यू आती है एक्सपेरिमेंट से, ठीक है ना। तो ये हो गया के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी आपको मैं के बारे में भी बताऊंगा के है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बल। बल का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक आपको पता है न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। वो तो क्या होता है, SI यूनिट होती है बल की। लेकिन इसके हिसाब से भी तो एक यूनिट हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। क्या हो सकती है इसके हिसाब से यूनिट, एक तो न्यूटन हो सकती है। अब देखिए कुलाम और कुलाम ये क्या हो गया मिलके, अभी बताऊंगा। ये तो न्यूटन हो गया, बल के बारे में न्यूटन हो गया। अब आपसे पूछता है के की यूनिट, किसकी यूनिट पूछता है, के की। अब के की यूनिट क्या होती है, के को पहले के बारे में समझ लेते हैं तब के की यूनिट समझते हैं। के को बोलते हैं हम लोग, के का मान समझते हैं पहले क्या होता है। के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है जो कूलाम बल होता है उसमें जो नियतांक के है इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये एप्सिलॉन नॉट कहां से आ गया। इसके बारे में तो जानते हैं, 4 एक नंबर है, पाई भी क्या होता है, एक संख्या होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे अनजान चीज है। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ जो के का मान है वो किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। के का मान माध्यम पर निर्भर करता है। अब माध्यम क्या होता है, अरे माध्यम का मतलब जहां पर आवेश रखे हैं उसी को क्या बोल दिया गया, माध्यम या मीडियम बोल दिया गया। जैसे अगर हवा में 2 आवेश रखे गए हैं तो वो हवा मीडियम हो गया, अगर पानी में रखे हैं तो पानी मीडियम हो गया, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं मीडियम। तो अगर हम बात करें हवा की या बात करें निर्वात की, निर्वात या हवा दोनों के लिए के का मान क्या होता है, फिक्स होता है। निर्वात या हवा के लिए अगर हम बात करें तो के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है ना। ये किसके लिए, निर्वात के लिए, जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। हवा के लिए ही ये एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हवा के लिए, हवा की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12, ठीक है। अब इसका वो मात्रक भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मात्रक, देखिए अगर हम के का मात्रक निकालना चाहें तो के का मात्रक होता है, ये न्यूटन हो गया बल का मात्रक, और ये मीटर है, स्क्वायर है। तो न्यूटन इधर है और ये इधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये कूलाम 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 स्क्वायर, तो कूलाम स्क्वायर नीचे आएगा तो कूलाम स्क्वायर। तो एक तरह से इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये के का मात्रक हो गया। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, अब देखिए एप्सिलॉन नॉट को अगर का मात्रक निकालना है, एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज सकते हैं और के को नीचे भेज सकते हैं। तो के 1/k आ गया, मतलब के का उल्टा जो होगा वो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आ गई बात समझ में। आप लोगों को मात्रक अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आप लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, कौन सा मात्रक इधर ले जा रहे हैं हम, कभी माइनस में ले जा रहे हैं, इधर से डिवाइड में मल्टीप्लाई लेके जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको कैलकुलेशन की पूरी दिक्कत क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी इतना समझ लीजिए कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है एयर के लिए, ये होती है, और के का मान हवा के लिए ये होता है। अब देखिए इसमें ये के का मान कैसे आया, 9 × 10⁹ देखिए 4 फिक्स है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10⁻12, सब कुछ यहाँ पे रखा तो के का मान क्या आ गया, ये आ गया। कभी भी अगर आपसे बताया जाए 2 आवेश हवा में रखे हैं या निर्वात में रखे हैं, या तुमसे कहा ही नहीं गया कि आवेश कहाँ रखे हैं, तो क्या मानोगे, वो हवा में रखे हैं, और उनका मान क्या रखोगे, के का 9 × 10⁹ रखोगे, ठीक है। सबके हमने क्या बता दिया आपको, कि सबका वो भी बता दिया, मात्रक भी सबके बता दिया, ठीक है। तो के की वैल्यू है 9 × 10⁹, ये किसके लिए, हवा के लिए। अब अगर हवा के अलावा कहीं और आवेश रखा है दूसरे माध्यम में, पानी में 2 आवेश रख दिया या किसी और मीडियम में रख दिया माध्यम में, तो क्या होगा, उसके लिए एक नया टर्म आता है। नया टर्म क्या ही आएगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी बस। अगर माध्यम की बात करें, किसकी बात करें, माध्यम की बात करें, माध्यम में के लिए 1/4 पाई, बस हवा था तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट था, अब क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। ये एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युत
शीलता। अब आप लोग सोच रहे होंगे जिस तरह एप्सिलॉन नॉट हवा की विद्युतशीलता थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो इसकी भी क्या कुछ होती है क्या? अब अलग अलग मीडियम होते हैं, पानी होता है, तेल हो सकता है, या किसी और कोई भी और मीडियम हो सकता है, तो क्या सबके लिए हम याद करने बैठेंगे क्या ये एप्सिलॉन की वैल्यू? नहीं, सबके लिए याद नहीं करते हैं, सवाल में दिया भी नहीं होता है। तो एक नया टर्म आता है एप्सिलॉन का मतलब माध्यम की विद्युतशीलता, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है आपको हर मीडियम के लिए। तो इसके लिए एक नया टर्म आता है, उसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, उसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है? इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से, या इसी का एक और नाम होता है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक को डिनोट करते हैं के से। अब आप लोग कहेंगे के का मान तो ये भी था, तो ध्यान रखना एप्सिलॉन आर को भी विद्युतशीलता भी बोलते हैं, परावैद्युतांक। तो हम यहाँ पे के को इस तरह से दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। ये वाले के का मतलब क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाले के का मतलब, ठीक है ना। जब यहाँ पे ये है, अब यहाँ पे जब क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं के डैश बोलेंगे एप्सिलॉन आर को। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है? विद्युतशीलता होती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है किसी माध्यम की विद्युतशीलता हवा की विद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या बोलते हैं हम लोग? आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से या के से, इसीलिए हमने यहाँ पे ये वाला के लिया है ताकि इस वाले के से कंफ्यूज ना हो आप लोग। तो ये आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है? माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन में हवा की विद्युतशीलता, ठीक है। माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन हवा की विद्युतशीलता के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो यहां से तुम क्या निकाल सकते हो? माध्यम की विद्युतशीलता निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? ये एप्सिलॉन है, इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर आ जाएगा। ये एप्सिलॉन बराबर यहां से क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता है ना। तो माध्यम की विद्युतशीलता तुम आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, मतलब आपेक्षिक विद्युतशीलता में अगर तुम हवा की विद्युतशीलता मल्टीप्लाई कर दो तो क्या कर सकते हो? एप्सिलॉन की वैल्यू माध्यम की विद्युतशीलता क्या कर सकते हो? आसानी से निकाल सकते हो। तो अब तुम लोग कहोगे आपेक्षिक विद्युतशीलता तो याद रखनी पड़ेगी हमको, तो ये ध्यान तुम देना, आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान हमेशा तुमको सवाल में दिया रहेगा। बात समझ में आ गई ना अच्छे से? आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान तुमको सवाल में अच्छे से दिया रहेगा। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान आपको क्या होगा? सवाल में दिया रहेगा, ठीक है ना। तो इतना सब कुछ आप लोग नोट कर लीजिए। फिर मैं आप लोगों को बताता हूं एक चीज, आप लोगों को मैं ये बताता हूं कि जो है क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए आपको दो आवेश हवा में दिए हैं, जिसमें जो है क्या कहते हैं दे देगा, आवेश का मान दे देगा और उनके बीच की दूरी दे देगा, और फिर आपसे कहेगा सेम आवेश दोनों हैं, वो किसी माध्यम में रखे हैं जिनकी विद्युतशीलता कुछ और है, तो वहां पे उनके बीच में क्या बल लगेगा? हवा में जाहिर सी बात है अलग बल लगेगा उन्हीं के बीच में, और जो क्या कहते हैं किसी दूसरे माध्यम में होगा वो क्या होगा? अलग बल लगेगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब हम लोग देखते हैं, अगर दो आवेश किसी दूसरे माध्यम में रखे हैं हवा के अलावा, और आपको उसका क्या दिया है? परावैद्युतांक दिया है उस माध्यम का, जिसको आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं, तो हम उन दोनों के बीच में बल कैसे निकालेंगे? तो चलिए मान लीजिए अभी दो आवेश आपको दिए हैं, Q1 एक आवेश दिया है और एक आवेश आपको क्या दिया है? Q2 दिया है। इनके बीच में दूरी क्या है? R दूरी दी है इनके बीच में, ठीक है ना। तो इसके बीच में बल अभी हवा में रखे हैं, कहाँ रखे हैं? हवा में। तो इनके बीच में बल क्या लगेगा? मान लिया इनके बीच में F बल लगेगा। फॉर्मूला आपको पता है, के क्या है? पूरा खोल के लिखते हैं हम फॉर्मूले में, 1/4 पाई। अभी हवा में है तो एप्सिलॉन की जगह पे क्या रखेंगे? एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, और Q1 Q2 अपॉन में R²। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, यही दोनों सेम आवेश को Q1 और Q2 को कहाँ रखते हैं? किसी मीडियम में रखते हैं, माध्यम में रखते हैं, और माध्यम की विद्युतशीलता हम क्या बताते हैं? एप्सिलॉन आर है मान लिया। क्या है? एप्सिलॉन आर है, और इनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल आर है, ठीक है। तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? मान लिया यहाँ पे एफ डैश बल लगेगा। क्या लगेगा? एफ डैश बल लगेगा। कितना बल लगेगा? एफ डैश क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई। अब अगर उसमें हवा में था तो एप्सिलॉन नॉट रख रहा था, अगर किसी दूसरे मीडियम में है तो क्या बोलेंगे उसको? एप्सिलॉन बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन बोलेंगे। Q1 Q2 अपॉन में R²। अभी ये किसी दूसरे मीडियम में रखे हैं, लेकिन उसके बीच में जो दूरी है वो भी अभी कितनी है? सेम है, जितनी क्या थी? पहले थी। पहले भी बीच की दूरी क्या थी? R थी, और अभी भी बीच की दूरी क्या है? R है बस। लेकिन अब फर्क क्या आ गया है? फर्क पहले ये था कि वो दोनों हवा में थे, और अब क्या फर्क आ गया है? वो दोनों कहाँ है? माध्यम में है। माध्यम की विद्युतशीलता क्या है? एप्सिलॉन आर है, जो तुमको माध्यम में है वो। अब ये माध्यम की विद्युतशीलता नहीं है, ये माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता दी है, या परावैद्युतांक दिया है माध्यम का। ये तुमको जिस मीडियम में वो दोनों रखे हैं उनका परावैद्युतांक क्या दिया है?
एप्सिलॉन आर दिया है। तो अब यहाँ पे एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, माध्यम की वैद्युतशीलता बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पे माध्यम की वैद्युतशीलता ये आ गई है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एफ डैश बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 को डिवाइड करेंगे समीकरण 1 से। तो अगर दो इक्वेशन को डिवाइड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट वाला लेफ्ट से डिवाइड करते हैं और राइट वाला राइट से। तो समीकरण 2 में लेफ्ट वाली चीज क्या है, समीकरण 2 में लेफ्ट वाली चीज एफ डैश है, और समीकरण 1 में लेफ्ट वाली चीज क्या है, समीकरण 1 में लेफ्ट वाली चीज क्या है, एफ है। समीकरण 2 में राइट में क्या है, ये लंबा सा जो भी लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और साथ में क्या है Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और इसमें क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 आर स्क्वायर सेम है, ऊपर नीचे है, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 1/4 पाई कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या, देखिए यहाँ पे एफ डैश बचा, यहाँ पे क्या बचा, एफ बचा, बराबर। अब देखिए क्या है, ये Q1 Q2 सब कट गया है, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे भी 1 बचा। अब देखिए अगर एक अपॉन के नीचे ये भी एक अपॉन है और ये भी एक अपॉन है, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है और बीच वाला बीच में, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, 1 1 जा 1, एप्सिलॉन आर का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो एप्सिलॉन आर आ गया। ठीक है ना, तो एफ डैश बराबर यहाँ से अगर तुमको तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग एफ डैश अपॉन में एफ आ गया। तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने बताया अगर दो इक्वेशन को आपको डिवाइड करना है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट वाला लेफ्ट से डिवाइड होता है और राइट वाली चीज से डिवाइड होती है। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ गया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे राइट साइड में था क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पे है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पे है, ये दोनों कैंसिल हो गए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। अब क्या होगा आगे, एफ डैश अपॉन में एफ है। ठीक है ना, अब ये 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ नीचे कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा तो 1 1 जा 1 आ गया। एप्सिलॉन आर का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो एप्सिलॉन आर आ जाएगा। यहाँ से एफ डैश अगर आप निकालना चाहें तो ये एफ इधर आके 1 में मल्टीप्लाई होगा तो एफ हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये फॉर्मूला कहीं कहीं पे आपको बुक में एप्सिलॉन आर की जगह पे दिया होता है के, जो परावैद्युतांक होता है उसको के से भी डिनोट करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वाला के क्या है, परावैद्युतांक वाला के है। और एक के मैंने आपको और बताया था जो हवा में के का मान होता है, जो कूलाम जो है नियतांक होता है 9 × 10⁹ वो अलग है, इसीलिए मैंने इनको अलग करने के लिए यहाँ पे इस तरह का के बनाया है। ठीक है ना, तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, एफ डैश बराबर क्या है, एफ अपॉन के है। ठीक, अब एफ अपॉन के आ गया यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला क्या है, ये एफ डैश क्या है, एफ डैश आपका है माध्यम में बल, क्या है, माध्यम में बल, और यहाँ पे के क्या है, परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक। ये आपको सवाल में ज्यादातर क्या होगा, दिया रहेगा। इसको भी वही सेम ही चीज है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता भी बोलते हैं। तो आप लोगों को ये बात समझना है, अगर कोई दो आवेश है Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी r है और वो कहाँ रखे हैं, हवा में रखे हैं, तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो अलग बल लगेगा। लेकिन अगर वही दोनों आवेश सेम दूरी पर हैं और सेम ही आवेश है, लेकिन अगर वो किसी दूसरे मीडियम में रखे हैं, माध्यम में रखे हैं, जिसका परावैद्युतांक क्या है, k है, एप्सिलॉन r है उसकी परमिटिविटी, परावैद्युतांक को बोलते हैं परमिटिविटी। अगर उसका परमिटिविटी के है, परावैद्युतांक के है, तो उनके बीच में फोर्स सेम लगता है, जो हवा में फोर्स लग रहा है वही फोर्स है, बस अपॉन में क्या कर देना है, के कर देता है, परावैद्युतांक जो दिया होगा वो कर देना है। एफ क्या है, माध्यम में बल है, और एफ डैश क्या है, माध्यम में बल है, और एफ क्या है, हवा में बल है। ठीक है, तो ये आप लोग आराम से क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में हमारा क्या बचा है, अभी हमारा बचा है इसके बाद में वेक्टर फॉर्म कूलाम फोर्स का, मतलब कूलाम के बल का सदिश रूप, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर कूलाम फोर्स से रिलेटेड क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है। अब ये वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है ना, तो अगली वीडियो में हम लोग इसके ऊपर के न्यूमेरिकल देखेंगे और इसके बारे में भी देखेंगे। तो आप लोग को एक काम तो करना ही, आप लोगों को पता है, जितने भी बटन दिख रहे हैं लाल हरे नीले, सब्सक्राइब शेयर लाइक वाइक सबके क्या कर देना है, दबा देना है। ठीक है ना, और आपको अगर ये वीडियो पढ़ने के बाद में फिजिक्स से प्यार ना हो जाए तब बताइएगा। और एक काम और, अभी वीडियो बंद करने से पहले एक काम और है, क्या करना है, एक मैं आप लोगों को सवाल दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग कहाँ बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। सवाल क्या है, देखिए दिया है आपको दो आवेश हैं Q1 और Q2। Q1 का मान दिया है 2 माइक्रोकूलम और Q2 का मान दिया है मान लीजिए 5 माइक्रोकूलम, दोनों प्लस में ही है अभी।
ठीक है। तो इनके बीच में जो बल लगेगा F, और ये बता दिया गया हवा में रखे हैं, कहाँ रखे हैं, हवा में, तो इनके बीच लगने वाला जो कूलाम बल होगा वो कितना होगा, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं आप लोग। फॉर्मूला बताइए, F बराबर KQ1 Q2 अपॉन में R²। अभी हवा में रखे हैं तो K की वैल्यू फिक्स होती है कितनी, 9 × 10⁹। चलिए ठीक है, आप लोग देखिए, बताइए आंसर इसका कमेंट में क्या आया। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर।